जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट्स के मिथ्स के बारे में भी जानेंगे। मिथ्स यानी कि गलत ख्याल या गलत सोच जो हम रखते हैं मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट ऐसा है, ये स्टॉक मार्केट वैसा है। और स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल होने वाले कुछ बुनियादी शब्द या टर्म्स को समझेंगे। यह एक पूरी सीरीज़ होगी जिसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस जो भी है कवर करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ। ये जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को सीखने में मुझे बहुत समय लगा है और बहुत समय लगता है। मुझे जल्दी से चीज़ें नहीं समझ आती। मेरे ही जैसे कई और लोग भी हैं जिनको ये चीज़ें समझने में परेशानी होती है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उन सभी की मदद करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जितना समय मुझे इन चीज़ों को समझने में लगा है उतना ही समय किसी और को भी इन चीज़ों को समझने में लगे या उतनी परेशानी आए। मैं इस चैनल के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी, ताकि मैं अपने आप में होने वाले इम्प्रूवमेंट्स को देख सकूँ और लोग मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकें कि जो गलतियाँ मैं कर रहा हूँ वह ना दोहराए। इन वीडियो को बनाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है। पर इससे पहले कि मैं स्टॉक मार्केट पर चर्चा शुरू करूँ, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सभी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं, पर आप में से कितने लोग इसकी गहराई को समझते हैं, यानी हमारे जीवन में इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है। आप में से अधिकतर लोगों ने अपना पैसा कभी ना कभी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ज़रूर किया होगा। कई लोग का पैसा अभी भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा यानी निवेश होगा, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ सवालों को समझेंगे, जैसे हमें निवेश क्यों करना चाहिए, हमें निवेश कहाँ करना चाहिए, निवेश से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें, निवेश करने से पहले कौन सी बातों को जानना चाहिए, उसके बाद शेयर बाज़ार क्या है, शेयर बाज़ार में इस्तेमाल होने वाले कुछ बुनियादी शब्द। तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है कि हमें निवेश क्यों करना चाहिए। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। तो मैंने इस स्लाइड पर काफ़ी कुछ लिखा है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप वीडियो को रोककर स्लाइड को पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं इस सवाल का जवाब आसान शब्दों में दूं तो मैं कह सकता हूं कि महंगाई दर से निपटने के लिए निवेश ज़रूरी है, पर इसके पीछे बहुत से और भी कारण हैं। आइए इस सवाल को एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। इस उदाहरण में हमने माना है कि एक व्यक्ति जिसकी महीने की सैलरी 25,000 रुपये है, 25,000, और हर महीने का खर्च 15,000 रुपये है, 15,000। हमने माना है कि कंपनी अच्छी है जो हर साल 10% के साथ सैलरी बढ़ाती है, पर इसके साथ साथ उसके खर्चे भी हर साल 8% की दर से बढ़ रहे हैं। इस हिसाब से वह पहली साल में 1,20,000 रुपये जोड़ पाता है और व्यक्ति की उम्र वर्तमान में 28 वर्ष है और वह 60 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाएगा। ऐसा हमने माना है कि वह 60 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाएगा। अब आप इस टेबल को देख सकते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल में मैंने सभी कैलकुलेशन दिखाए हैं कि व्यक्ति की आय और खर्चे किस तरह से बढ़ रहे हैं और वह रिटायरमेंट टाइम तक कितना पैसा जोड़ पाता है। रिटायरमेंट तक व्यक्ति ने जो कुल पैसा जोड़ा वह 4 करोड़ के आसपास है। और अब अगली स्लाइड में हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं व्यक्ति रिटायर हो चुका है और अब उसका इनकम सोर्स भी बंद हो चुका है, क्योंकि व्यक्ति रिटायर हो चुका है तो अब कोई इनकम का सोर्स नहीं है। और जो पैसे व्यक्ति ने सेव किए थे, अब व्यक्ति अपने सभी खर्च उन्हीं पैसों से करता है। पर परेशानी की बात यह है कि व्यक्ति के खर्च उसी दर से बढ़ रहे हैं और ऐसे में उसकी सेविंग कितने दिनों तक उसके खर्च उठा पाएगी। अगर हम कैलकुलेशन को देखें तो लगभग 10 से 12 सालों में उसकी सारी सेविंग ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। उसके बाद व्यक्ति क्या करेगा? हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। आप इस एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है। बिना इन्वेस्टमेंट के हम महंगाई को मात नहीं दे सकते। और इस स्लाइड में मैंने आपको कुछ हाल फिलहाल के आंकड़े दिखाए हैं और अब मैं आपको अगली स्लाइड पे ले जाता हूँ। इस स्लाइड में मैंने आपको कुछ हाल फिलहाल के आंकड़े दिखाए हैं कि महंगाई दर किस तरह से बढ़ रही है, जो कि एक गंभीर विषय है। और इस एग्जाम्पल को आसान बनाए रखने के लिए मैंने टैक्सेस को भी कंसीडर नहीं किया है, यानी टैक्स को भी नहीं माना है और ना ही मैंने किसी और तरह के खर्चों को इसमें मिलाया है। और खर्चे जैसे फैमिली ट्रिप्स, घर खरीदना, कार खरीदना या कोई लग्जरी लाइफ जीना, इमरजेंसी खर्च वगैरह, जो भी पैसे की कभी भी किसी को नीड पड़ सकती है, उस तरह के कोई भी खर्च मैंने इसमें एक्स्ट्रा खर्चा इसमें कोई ऐड नहीं किया है। जस्ट कैलकुलेशन को सिंपल बनाए रखने के लिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि व्यक्ति के खर्चे अगर एक लिमिटेड दर से भी बढ़ रहे हैं, अगर व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसने जो पैसा अपनी सेविंग तक बचाया, उस पैसे से वह अपने खर्चे कितने दिन तक उठा पाया। अब हमने जो उदाहरण लिया था उसे दोबारा लेते हैं और इस बार जो भी सेविंग्स हैं उन्हें 12% इंटरेस्ट रेट पर व्यक्ति के रिटायरमेंट समय तक के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अब आप इस टेबल को देख सकते हैं। व्यक्ति की पहले वर्ष की सेविंग 1,20,000 रुपये है, जिसे वह 12% इंटरेस्ट रेट पर रिटायरमेंट तक के समय के लिए इन्वेस्ट करता है। और
और रिटायरमेंट पर यह रकम 45,09,000 के करीब हो जाती है। इसी तरह उसकी अगले वर्ष की सेविंग 1,35,600 है। इसे भी वह रिटायरमेंट समय तक के लिए इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्टमेंट तक यह रकम लगभग 45,50,000 हो जाती है। और इसी तरह व्यक्ति अपनी हर साल की सेविंग को रिटायरमेंट तक के समय के लिए इन्वेस्ट कर देता है। और इस तरह से जो कुल अमाउंट या रकम व्यक्ति ने सेव की वह लगभग 15 करोड़ 6 लाख के आसपास है। ये आगे की कैलकुलेशन है जो आप देख सकते हैं। मैंने ऊपर उस व्यक्ति के रिटायरमेंट सालों को दर्शाया है कि व्यक्ति किस तरह से रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहा है, और जितने साल उसने मैंने लेफ़्ट हैंड की तरफ दिखाया है कि उसके पैसे किस तरह से बढ़ रहे हैं हर साल। तो इस तरह से उसने जो पैसा जोड़ा वो लगभग 15 करोड़ 6 लाख के आसपास है, जो कि पहले वाले उदाहरण की तुलना में लगभग 4 गुनी है। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, आप लोगों को इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। सो दीज आर सम प्लेसेस जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन जगहों पर इस इमेज में आप देख सकते हैं ये कुछ जगहें हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में तो मैं आपको इस वीडियो के ही आखिर में बताऊँगा। बाकी टर्म्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगा। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं। म्यूचुअल फंड को आप इस तरह से समझिए जैसे आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप खुद से कंपनियों की रिसर्च करते हैं और खुद से कंपनियों पर इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में एक फ़ंड मैनेजर होता है, यानी कि एक व्यक्ति है जिसको स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है, जिसे आप अपना पैसा देते हैं और वह आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले वह आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज करता है। जिन लोगों को शेयर बाज़ार के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है या फिर वह लोग जो अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड पर आपको 12% से लेकर 30% तक इंटरेस्ट मिल सकता है, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में तो ये परसेंट रिटर्न्स आपको 100% तक भी मिल सकते हैं। पर यह एक रेयर केस है, ऐसा बहुत कम होता है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में 100% रिटर्न मिले। पर जो जनरल देखा गया है अब तक वो 12% रिटर्न तक आपको इसमें आसानी से मिल जाता है, ऐसा देखा गया है। ये बात भी ध्यान में रखें कि ये फ़िक्स नहीं है कि आपको 12% रिटर्न ही मिलेगा। यह एक अनुमानित है। जिस तरह से मार्केट ऊपर नीचे जाती है, मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, उसी तरह से आपका पैसा बढ़ता घटता है। और एक एवरेजली ये देखा जाता है कि आपको एक लंबी अवधि तक अपने पैसे इन्वेस्ट करने पर उसे कितना इंटरेस्ट मिला। तो जनरली ये 10 से 12% देखा गया है। इसी तरह से गोल्ड और सिल्वर के बारे में तो आपको पता ही है, हमारे कल्चर में इसको कितना महत्व दिया जाता है और लोग पहले से ही इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। कुछ गवर्नमेंट स्कीम भी है जैसे सॉवरन गोल्ड, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो, जिसमें डिजिटली आप गोल्ड खरीदते हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को आप इस तरह से समझिए जैसे गवर्नमेंट या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को किसी बिजनेस या फिर किसी और चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जो वह पैसा लोगों से लेती है। यानी कि लोग अपना पैसा सरकार या बड़ी बड़ी कंपनियों को देते हैं, इसके बदले में उन्हें उन पैसों पर इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज मिलता है। और जितने समय के लिए वह अपने पैसों को कंपनियों को देते हैं उसे मैच्योरिटी पीरियड कहा जाता है। वह समय पूरा होने के बाद सारा पैसा वापस मिल जाता है। गवर्नमेंट स्कीम्स में गवर्नमेंट अलग अलग तरह की योजनाएं निकालती है जिसमें आम लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसमें निश्चित समय के लिए उनका पैसा ब्लॉक हो जाता है और उस पैसे पर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। वह टाइम पूरा होने के बाद, जिसे मैंने अभी आपको मैच्योरिटी पीरियड कहा, उस समय के बाद उनका पैसा उन्हें वापस मिल जाता है। प्रोविडेंट फंड भी गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर ही आते हैं, जिसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, जैसा मैंने गवर्नमेंट स्कीम में ऊपर बताया था। टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट में एक निश्चित समय के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है और उस पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है और टाइम पूरा होने के बाद ब्याज के साथ उन पैसे वापस मिल जाते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट भी एक तरह का टर्म डिपॉजिट है। रियल इस्टेट के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। कई लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वह ज़मीन को ख़रीदते और ज़मीन के दाम बढ़ जाने पर उस ज़मीन को बेच देते हैं, इस तरह से प्रॉफिट कमाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जानते हैं। इन्वेस्टमेंट करते समय यह हमेशा ध्यान रखें कि अपना सारा पैसा एक ही चीज़ पर इन्वेस्ट ना करें। अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करें। डाइवर्सिफाइड मतलब विविधता, यानी अपने पैसों को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करें। अगर आपकी उम्र अभी 30 वर्ष से कम है तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और आप अपने कुल पैसों का 60 से 70% भाग उन जगहों पर लगा सकते हैं जहां ज़्यादा रिस्क है और बाकी का लो रिस्क में। इसी तरह अगर आपकी उम्र अभी 60 वर्ष है या फिर आप रिटायर हो चुके हैं तो अपने पैसों को
लो रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहिए और 10 से 15% हाई रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहिए। और हमारा चौथा सवाल कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें निवेश करने से पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, रिस्क और रिटर्न दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। लो रिस्क लो रिटर्न, इसी तरह हाई रिस्क हाई रिटर्न की संभावना होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, अगर आप अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शन को चुनना चाहिए। पर ध्यान रखें, आप महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे अगर आप फिक्स डिपॉजिट को चुनते हैं। यह ऑप्शन उनके लिए अच्छा है जो लोग बहुत कम रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। महंगाई से निपटने में इक्विटी आपकी मदद करता है, पर यह जोखिम भरा भी है। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। यदि आप अपनी ज़मीन को बेचना चाहते हैं तो आपको सही टाइम पर ख़रीदार भी मिलना चाहिए, जिसमें कई बार मुश्किल होती है। सोना और चांदी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, पर इसके रिटर्न कुछ खास नहीं है। कुछ बातें जो इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। अब तक हमने जो भी पढ़ा है उस सब में जो ज़रूरी बात है वह यह है कि हमें अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो भी रकम या फिर जितना भी पैसा आप अपने भविष्य के लिए जोड़ना चाहते हैं वह इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पर निर्भर करता है। दो विकल्प के बीच रिटर्न में थोड़ा सा भी अंतर रकम पर काफ़ी बड़ा असर डाल सकता है। हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए वही विकल्प चुनें जिसमें जो रिस्क है उसे आप ले सकते हैं या उतना रिस्क लेने की आपकी क्षमता है। और अगर आप महंगाई के असर से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपका कुछ हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ और इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही मैं आपके साथ अपनी अगली वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या आपके कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।